आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या वाक़ई में ही जो मैं सीख रही हूँ, मैं वो अप्लाई कर पा रही हूँ? क्या मैं रिकवरी प्रोग्राम एप्लीकेशन में लेके आ पा रही हूँ अपने घर में, एग्ज़ीक्यूट कर पा रही हूँ? ये तो नहीं है कि मैं सीख ज़रूर रही हूँ, बट मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। बिकॉज़ अनटिल एंड अनलेस हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो हमारे घर का एनवायरनमेंट जो है, जहाँ से कि हमारा लव्ड वन आया है, वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। सो उस रिकवरी प्रोग्राम की स्किल्स जो हम आपको सिखाते हैं, उसको थॉरली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो आप में इम्बाइब हो सके और आपके घर का एटमॉस्फेयर एक रिकवरी वाला एटमॉस्फेयर ऐसा एनवायरनमेंट बन सके जो कि एक रिकवरिंग एडिक्ट के लिए या रिकवरिंग पेशेंट के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट हो कि वो वहाँ पे स्ट्रगल ना करनी पड़े उसको। सो यहाँ पे डोंट फील बैड अबाउट दैट कि अगर हमें लगे कि वी आर द फैमिलीज दोज हु आर नॉट इनटू रिकवरी प्रोग्राम, तो बुरा नहीं इतना लगना चाहिए। उसको एक्शन में लेकर आना है कि मुझे बी से ए वाली सड़क पे जाना है। सो दिस इज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सिर्फ एक तरह से असेसमेंट, आपको एक टूल दिया गया है, एक चेकलिस्ट दी गई है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी फैमिली के डायनामिक्स हेल्दी हैं कि मेरी फैमिली के डायनामिक्स अभी भी अनहेल्दी हैं। अगर अनहेल्दी है तो अच्छी बात है, क्योंकि इलाज उसका होता है जब कोई चीज पकड़ी जाती है। बिहेवियर वो मॉडिफाई होता है जब वो आइडेंटिफाई होता है। जब नुक्स ही नहीं पता लगेगा तो फिक्स कहाँ पे करेंगे? सो टेक इट एज दैट, वी डोंट टेक इन टू दैट अ बैड फीलिंग कि ये शायद आज हमें इंड्यूस कर रहे हैं कि यू आर नॉट इन रिकवरी, दिस फैमिली इज नॉट इन टू रिकवरी। वाइस वर्सा, दूसरे पैराडाइम, दूसरे परस्पेक्टिव से हम इसको लेंगे कि मुझे फॉस्टर करना एक हेल्दी रिलेशनशिप, तो मुझे बी से ए पे जाना है। क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी कि रिकवरी प्रोग्राम भी ना करें और बीमारी भी ठीक हो जाए। तो ऐसा अभी कोई इक्वेशन या ऐसा अभी कोई मैजिक नहीं आया कि हम अपनी मन मर्जी कर लें और साथ में बीमारी को भी ठीक कर ले। ऐसा नहीं होगा। ईदर यू आर इन प्रोग्राम और यू आर नॉट इन प्रोग्राम। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है ना कि हम कभी प्रोग्राम में हैं, कभी नहीं हैं, सो इस स्टेज को एम्बिवेलेंस बोलते हैं, कश्मकश, जद्दोजहद, ठीक है? कि हम एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं। या तो हम रिकवरी प्रोग्राम में हैं या हम रिकवरी प्रोग्राम में नहीं हैं। हाँ, जैसे मैम ने बोला कि अगर रिकवरी प्रोग्राम में नहीं हैं, तो हमारे पास है कि हम लेन चेंज कर सकते हैं और रिकवरी प्रोग्राम में आ जाएँ। बट अगर हम बोले कि हम 2 नाव पे सवार करते रहें, कि चलो थोड़ी बहुत रिकवरी प्रोग्राम की सुन लेते हैं और थोड़ी बहुत अपनी, सो वहाँ पे क्या है कि वो एम्बिवैलेंस, वो जद्दोजहद, वो सब कुछ हमारे अंदर चलती रहेगी। वी विल नॉट बी एट पीस एज़ अ फैमिली मेंबर। दो किश्ती में सवार वाला इंसान डूबेगा कि तरेगा? तो डूबना नहीं है, हमने मंजिल पे पहुंचना है, किनारे तक पहुंचना है। एंड हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर यहाँ पर है तो लेट्स वर्क, क्योंकि रिकवरी इज ऑलवेज इन एप्लीकेशन। रिकवरी कोई थ्योरी नहीं है जो आपने यहाँ पे सुना पढ़ा और उसको याद कर लिया। रिकवरी की ब्यूटी है कि आप उसको अपनी लाइफ में कितना उतारते हो, कितना को आप उसको छोटी छोटी स्किल्स को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करके अपने आप को निखारते हो। और आपको लगेगा एक टाइम पे आके कि अगर ये मेरा यहाँ लव्ड वन अगर एडमिट ना होता, तो ये जो इतना सुंदर रिकवरी प्रोग्राम है, इससे तो मैं शायद वांझे रह जाती। बिकॉज दिस इज वेरी ब्यूटिफुल प्योर रिकवरी प्रोग्राम जो आपको सिरेनिटी देगा, शांति देगा। सैनिटी आपकी समझ को बहाल करेगा और आपके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। पर ये है कि ये रिकवरी प्रोग्राम आपसे सिर्फ टाइम मांगता है। अगर टाइम है तो फिर तो आपसे ज़्यादा कोई रिचेस्ट पर्सन नहीं होगा। अगर टाइम नहीं है कि इस प्रोग्राम को नहीं समझ रहे, क्योंकि प्रोग्राम तो नॉक नॉक कर रहा है, क्योंकि आ गया आपको, पेशेंट के बहाने आपके पास आ गया। बट ये है कि क्या मैं इस प्रोग्राम को अवेल कर रही हूँ, मैं ताला खोल रही हूँ, उसको अपने घर के अंदर आने दे रही हूँ, अपने जीवन में उसको उतार रही हूँ। जितना इस प्रोग्राम में आप भीगेंगे, डुबकी लगाएंगे, आप उतना दिखेंगे कि आपके अंदर ये रिकवरी प्रोग्राम, ये तीनों चीज़ें, सिरेनिटी, सैनिटी एंड स्टेबिलिटी, इंसान को यही चाहिए। इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप पूछें तो ना सुकून की कीमत है, ना शांति की कीमत है, ना ठहराव की कीमत है। तो तीनों चीज़ें आपको रिकवरी प्रोग्राम देंगी।
एंड आज हम उसी को चेकलिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे एंड अपने ऊपर अपने आप को स्कोर भी देंगे कि हम इसमें से इतने स्कोर कर रहे हैं, हमारे इतने आज हैं टूल्स टेक्निक्स या इतने हमारे बिहेवियर्स हैं कि हम रिकवरी प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। एंड नेवर माइंड, नहीं है तो मौका है, समय है, हम करेंगे। आपकी विल होनी चाहिए, ये स्किल आ जाएंगी आपको। सो लेट्स प्रोसीड। सो कमिंग टू दिस, पहला पॉइंट जो है वो है प्रोएक्टिव बिहेवियर। फैमिलीज इन रिकवरी प्रोग्राम एंड फैमिलीज इन नॉट इन रिकवरी प्रोग्राम। सो पहला स्टेप जो है वो है कि रिकवरी प्रोग्राम में जो फैमिलीज होंगी वो हमेशा प्रोएक्टिव बिहेवियर आपको डिपिक्ट करते नजर आएंगी। अब प्रोएक्टिव जब हम बोलते हैं कि वो क्या होंगी, कि कुछ भी कोई भी चैलेंज उनको लगता है कि हमारे घर में या रिकवरी में आने वाला है, सो हम पहले से ही उसकी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। वो फैमिलीज जो रिकवरी प्रोग्राम में होंगी वो हड़बड़ाहट में या आगे की जब होगा तब देखी जाएगी, ऐसी अप्रोच से नहीं आगे चलेंगी। हमेशा प्रोएक्टिवली कि मुझे किन लोगों की मदद लेनी है, क्या रिसोर्सेज मेरे पास होंगे, उस टाइम पे मैं क्या करूंगी अगर कोई मुश्किल आ गई। सो वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिखेंगे कि एक स्टेप अहेड प्लानिंग उनकी जो होगी, एक स्टेप अहेड आपको मिलेगी हमेशा, कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं या उस पल की वेट ना करूं कि जहां पे मैं हड़बड़ा जाऊं और मैं अपने इमोशंस की टेक केयर ना कर पाऊं और उस टाइम पे मेरे से कोई गलत डिसीजन लिया जाए। अगर हम इसको रिकवरी प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं तो बहुत हद तक ये होता है कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि रिकवरी प्रोग्राम उतार चढ़ाव का एक प्रोसेस है, ये जर्नी जो है कभी अप कभी डाउन है। सो उस अप एंड डाउन में कहीं मैं अपने आप को ना गवा दूं, इस चीज की तैयारी उस फैमिली में हमेशा होगी कि चाहे उतार आए चाहे चढ़ाव आए, मैंने अपना आप नहीं खोना। फैमिली आपको हमेशा तैयार दिखेगी, वो स्टेबल दिखेगी। और दूसरी तरफ जो फैमिली नॉट इन द प्रोग्राम है वो रिएक्ट कर जाएगी, वो अपने ही इमोशंस को, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से तैयारी नहीं की हुई थी उस फैमिली ने कि ऐसी मुश्किल भी आ सकती है। हम जैसी चीजें ठीक चलती है, फैमिलीज नॉर्मली जो नॉट इन द प्रोग्राम होंगी ना, वो क्या होता है कि पेशेंट बड़ी देर से ठीक चल रहा है पर कुछ कोई ऐसा बिहेवियर या कुछ ऐसी चीज उसने कर दी, सो वहीं पे फैमिली का भी पुराना बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। सो ये फैमिली कौन सी हुई जो कि प्रोग्राम में नहीं रह पा रही या प्रोग्राम की स्किल्स तो सीख ली हैं बट उसको अप्लाई नहीं कर पा रही हैं, प्रोएक्टिवली उसको एक्सप्लिसिट नहीं कर पा रही हैं कि मैंने ये स्किल सीखी तो थी, हाँ मुझे याद है मैम, मैं आपने बोला था रिएक्ट नहीं करना, पर पता नहीं मैम क्या ही हो गया, मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैं भी घर छोड़ के चली गई उस टाइम पे। सो ये क्या हुआ कि ये फैमिली जो नॉट इन द प्रोग्राम है, जो कोशिश तो कर रही है बट प्रोग्राम में रह नहीं पा रही है, प्रोग्राम के बीच में है। मतलब हम तब तक ठीक हैं जब तक हमारे पेशेंट ने डिजायरेबल हमें पूरा बिहेवियर दिखाया और वो ठीक चलता रहा, बट जब बात किसी भी कश्मकश या चैलेंज की आई तो मैंने अपने आप को प्रोएक्टिवली प्रिपेयर ही नहीं किया था, अपनी तैयारी ही नहीं की थी एडवांस में कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बीमारी में जब हम आते हैं तो हमारी अप्रोच अनडाउटेडली रिएक्टिव होती है, क्योंकि हम इतने सालों से बीमारी के साथ डील कर रहे होते हैं। तो हमारा बिहेवियर रिएक्टिव मतलब अग्रेसिव, हॉस्टाइल रिमार्क्स। कोई है ऐसा पेशेंट, तो मतलब अपने जब आप पिए हुए इसको देखते हो तो आप कैसे, आपका बिहेवियर, आप कैसे आपे से बाहर हो जाते हो। अपना रिएक्टिव बिहेवियर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमने भी सवाल जवाब, हमने भी ताने मैंने मारे हैं, ठीक है। हम भी अपनी अर्ज पे, अगर वो गुस्सा आया हमें, तो हमने भी ठा दरवाजे, हमने भी स्लैम किए हैं डोर्स, हमने भी शायद बर्तन फेंके हैं। सो दैट इज रिएक्टिव अप्रोच। तो अब रिकवरी प्रोग्राम क्या कह रहे हैं कि वो बीमारी का बिहेवियर था। तो आज हम कौन सी फैमिलीज में आएंगे? प्रोएक्टिव अप्रोच में आएंगे, जहां हम पहले से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बीमारी में अप्स एंड डाउन्स, क्राइसिस आ सकते हैं। कभी भी किसी भी मौके में ट्रिगर हो गया पेशेंट, तो क्या आपकी तैयारी पहले से है?
उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपने प्रोएक्टिवली उनको आइडेंटिफाई किया? मौसम बदल रहा है, आप उसके मूड में चेंजेस देख रहे हैं, आप उसके बात करने के तरीके में देख रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खुश है, जहाँ हर छोटी चीज़ पे वो सिर्फ नुक्स निकाल रहा है, क्या आप प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ? अगर एज अ फैमिली आप पेशेंट के, अपने लव्ड वन के बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ट्रिगर्स को पहचानेंगे, तो जब टाइम होएगा क्राइसिस का, आप उससे पहले ही इंटरवीन करके मदद मांग लेंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि दूध उबलेगा तो मैं सब साफ करूंगी, दूध उबलने से पहले ही आप पहले ही गैस को बंद कर देंगे। सो दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच, कि लास्ट मिनट पे नहीं करना कि अब वो पी आया, पी आने से पहले जो उसके फिजिकल रिलैप्स से पहले जो उसका इमोशनल रिलैप्स के जो साइंस थे, क्या आपने प्रोएक्टिवली उनको पहचाना? क्योंकि उसके इमोशंस में, हाव भाव में चेंजेस दिख जाते हैं। जब एक इंसान का मेंटल रिलैप्स हो रहा होता है, जब वो सोच कर रहा होता है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है कि उसने नशा करना है, तो वो उसके किस में दिखते हैं? इमोशंस में, उसके बिहेवियर में। तो क्या आप प्रोएक्टिव हुए कि आप उन क्यूज को आइडेंटिफाई कर सके? इसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव बिहेवियर, कि उस टाइम पे उसको ताने ही नहीं कसने। सपोज अगर आपके पेशेंट का, हमारे पेशेंट का, जो आपके लव्ड वन का स्लिप हो गया, सो प्रोएक्टिवली आप कैसे डील करोगे? उसे ताने दोगे, तेरा इलाज कराता, तू नहीं सुधरना? कि प्रोएक्टिवली आप कहोगे आई अंडरस्टैंड दैट कि बीमारी में हो सकता है, लेट्स सीक हेल्प? दोनों वर्जन में आपका क्या अप्रोच रहेगा? क्योंकि इट इज वेरी हार्ड बेयरिंग कि जब एक इंसान प्रोग्राम में है और ट्रीटमेंट में है और जाके वो कुछ महीनों के बाद स्लिप कर ले, तो आप कैसे डील करोगे? आपने अगर प्रोग्राम सीखा होगा, ये रिकवरी, आपने इस प्रोग्राम के मर्म को समझा होगा, तो आपके अंदर वो रिएक्टिव अप्रोच नहीं आएगी उस टाइम पे। तो हम इस चीज़ की एक एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे मैम ने बोला कि नॉर्मली इस चीज़ पे फैमिलीज़ का भी रिलैप्स हो जाता है जब कोई स्लिप या कोई रिलैप्स हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फैमिली इन द प्रोग्राम जो है वो क्या बोलेगी? आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट कि आपने मदद के लिए मुझे चुना। चलो आओ हम डॉक्टर के पास चलते हैं, दैट्स इट। ठीक है? बट फैमिली नॉट इन द प्रोग्राम, वो क्या करेगी? वो रिएक्ट करेगी। हाय उसको तौबा जिसको बोलते हैं ना, हाय तौबा मचा देंगे, वो ये होगा। इतने साल मैं लगी रही, की फायदा होया? इन्ने पैसे लाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं हैगी है हुण, मैं ते नहीं जाना हुण डॉक्टर कोल, तुसी अपना देखो, मैं अपना देखा हुण, बहुत हो गया, साडे ते हत्थ खड़े हो गए हैं, इन्ना वधिया ट्रीटमेंट कराता है, इन्ना सब कुछ करता है, हुण इस तो ज़्यादा असीं की कर सकदे हां? सो ये कौन सी फैमिलीज़ बोलेंगी? फैमिलीज़ नॉट इन द प्रोग्राम। ठीक है? जो फैमिलीज़ इन द प्रोग्राम हैं, उनको पता है, जैसे मैंने बोला उनको पता है कि ये हम कभी आपको ये नहीं यकीन दिलाते जी इसके बाद कोई रिलैप्स नहीं होगा, पेशेंट को कभी क्रेविंग नहीं आएगी, कोई मूड इश्यूज़ नहीं होंगे, नहीं। हमारी जो ट्रेनिंग चलती है एक्चुअली वो आपको प्रोएक्टिव करने के लिए चलती है, कि देखो जी ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, आपने कैसे डील करना है, हम आपको प्रोएक्टिव बना रहे हैं, हर चीज़ के लिए। सो प्रोएक्टिव मीन्स, दैट मीन्स जिस तरह से मैम बता रहे हैं, दैट मीन्स प्रिपरेशन इन एडवांस, प्लानिंग अहेड। आपने पहले से ही प्लान करना है कि ये सिचुएशन आई, यहाँ से जाने के बाद कोई इनविटेशन आ रहा है शादी का, या कोई इनविटेशन आ रहा है जो आपको मालूम है स्लिपरी फ्रेंड्स हैं, आपने कैसे डील करना है, आप उसकी पहले से तैयारी करके जाएंगे। घर आएगा वो, उसकी रूटीन कैसे होने वाली है, क्या आपने प्रोएक्टिवली बैठ के देखा? उसके 6 से 8 अगर रोज पीने का टाइम था, वो 6 to 8 जो उसका इवनिंग का टाइम है, आप उसे कैसे फिल करोगे? आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा? क्या आपने उसको प्रोएक्टिवली जानने की कोशिश की? प्रोएक्टिव मतलब कि आप भी इनिशिएट कर रहे हो, इनिशिएट मतलब आपके अंदर भी उद्यम आ रहा है उसको सपोर्ट करने का। मतलब जहाँ पे हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी इतना उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। पर यहाँ पे प्रोएक्टिव का मतलब कि मैं अपने रोल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, कि बीइंग मदर के साथ मैं एक केयर गिवर हूँ, मैं खुद एक रिकवरिंग मदर हूँ,
तो इसका मतलब मेरी भी कुछ रोल्स होंगी, ड्यूटीज होंगी जिनको मैं पहचानूं और उस गाइडलाइन के हिसाब से मैं रिस्पॉन्सिबली एक्ट करूं. सो दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच. छोटी छोटी चीजें कि उसमें अगर इसका मूड खराब हुआ, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या मेरा बैकअप प्लान क्या है. लोग मैं जाऊंगी, रिश्तेदारों को नहीं पता ये 3 महीने 100 दिन कहाँ था, क्या मैंने प्रोएक्टिवली उसके साथ बैठ के कोई इस चीज को काउंसलर के साथ बैठ के ये इस चीज के बारे में बात की कि क्या लोगों को बताना है, उसके काम का जो पीछे से कुछ डिसीजंस आपने लिए होंगे, क्या आपने प्रोएक्टिवली उसकी कोई तैयारी की कि कैसे कन्वे करना है. तो ये सारी अप्रोच को हम कहेंगे प्रोएक्टिव. कि यहाँ जाने से के बाद एकदम उसको ओपनली हर चीज को एक्सपोज मत कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे उसको सेंसिटाइज कर दो. दिस सेंसिटाइजेशन कैसे होगी, आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ. एंड वी अप्रिशिएट आप प्रोएक्टिव हैं. अब आप यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स होता है ना हमेशा. प्रो मतलब फायदे, तो यहाँ पे फैमिलीज अब किस चीज में बात करिए, हमारे साथ हमारे लव्ड वन का भी फायदा. सो रिएक्टिव बंदा तो हमेशा गुस्से में आग बबूला ही रहेगा, उसे नहीं दिखेगा उसके अंदर जो अर्ज आएगी, ताने मैंने गुस्सा, क्योंकि वो भी क्या करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता. हमें मालूम है कि आप जो अपनी पेन में, आप फ्रस्ट्रेशन में अपनी उस पेन को डिस्प्लेस करते हो, बिकॉज लिविंग विद एन एडिक्ट बड़ा एग्जॉस्टिंग है. वो आपको बताएगा कि जिंदगी में तारे क्यों आते हैं दिन में. चलिए आगे बढ़ते हुए, ये आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग. सीकिंग अ देना माइक. हाँ जी. सो आगे बढ़ते हुए सेकंड पॉइंट इज सीकिंग अबंडेंट नॉलेज अबाउट द डिजीज. ये वो फैमिलीज करेंगी जो कि रिकवरी प्रोग्राम में हैं, एंड जो रिकवरी प्रोग्राम में नहीं है वो क्या करेंगी, वर्क विद देयर ओन कॉमन सेंस. सो पहले बात करते हैं, इस तरफ आते हैं, जो फैमिली रिकवरी प्रोग्राम में होंगी वो क्या करेंगी, सीकिंग अबंडेंट नॉलेज अबाउट द डिजीज. जैसे कि हम बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी लेके आइए आप बीमारी को जानने की, कि हाँ बीमारी है क्या मैम, कहाँ से आई है, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्या कितनी देर चलेगी, क्या दवाइयाँ हैं, ट्रीटमेंट प्लान क्या है, बीमारी के बारे में जानने की वो उत्सुकता लेके आइए. और उसके बारे में जानते हुए अपने बारे में भी जानिए कि मेरे अंदर मैम कुछ ऐसे करेक्टर डिफेक्ट्स तो नहीं है, मेरे कुछ ऐसे बिहेवियर्स तो नहीं है जिनका इम्पैक्ट मेरे लव्ड वन की इस बीमारी को बढ़ाने में लगा होगा, कि कहीं मैं कोई को डिपेंडेंट या मैं इनेबलिंग प्रोवोकिंग बिहेवियर तो नहीं कर रही, मुझे अपने कौन से बिहेवियर्स पे काम करने की ज़रूरत है. सो हमें बीमारी के बारे में जानते हुए, जब हम कहते हैं साइको एजुकेट करिए अपने आप को कि ये बीमारी, जैसे हम बार बार बोलते हो, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है, ये बीमारी जो है प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल है इफ अनट्रीटेड. सो बीमारी के बारे में जानिए, पर थ्रू अ राइट चैनल. ये भी हम बार बार आपको बोलते हैं, थ्रू अ राइट चैनल. मतलब जैसे कि लिखा है फैमिलीज नॉट इन रिकवरी प्रोग्राम, वो क्या करेंगी, अपनी कॉमन सेंस से चलेंगी. ठीक है, अब तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया, अब इसको लेके जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ठीक रहता है, नहीं ठीक रहेगा मैम फिर ले आवांगे, फिर की हो गया. दवाइयाँ बहुत लग रही हैं हमें, चलो 2 दवाइयाँ हम जो है ना थोड़ी सी मिस करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ठीक रह रहा है कि नहीं रह रहा, फिर धीरे-धीरे करके हम खुद ही बंद कर देंगे. सो अभी भी जो फैमिली है वो अपनी कॉमन सेंस, कि हाँ शायद इसको थ्रेट करेंगे तो हम फॉलो अप पे लेके जा सकते हैं. मतलब आपको सारी स्किल्स हमने दी हैं, पर रिकवरी प्रोग्राम में रहते हुए भी फैमिलीज़ प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाती हैं. वो फॉलो अप को भी एक थ्रेट की तरह पेशेंट्स के साथ यूज़ करती हैं, है ना मैम? और पेशेंट का उतना ही ना ये हर्मिटेज को लेके खौआ बन जाता है, क्योंकि वो थ्रेट करती हैं, अच्छा ऐदा कीता ना मैं फिर छड्ड आना. सो द थिंग इज कि हमने जो थ्रेटनिंग बिहेवियर जो पेशेंट के साथ जो वो किए होते हैं ना, हमने पहले अपनी कॉमन सेंस के साथ तरीके की शायद हम इनको ठीक कर सकते हैं, वही तरीके हम दोबारा करने लग जाते हैं. सो हमने कॉमन सेंस के साथ नहीं चलना. फैमिली जो रिकवरी में है वो क्या करेगी, वो ट्रीटिंग टीम जो उनको साइंस फैक्ट्स और जो सारी स्किल्स बता रही है वो उस अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि वो एबंडेंट नॉलेज ली है उस फैमिली ने डिजीज को मैनेज कैसे करना है. So don't induce threat in your loved one. So normally क्या होता है कि हम रिकवरी में हमेशा
लव ड्रिवन नहीं रहते, हम हमेशा अपने लव्ड वन को फेयर ड्रिवन की तरफ धकेल रहे होते हैं। abundant नॉलेज मीन्स ढेर सारी, खूब सारी, पता तो करो आपके लव्ड वन को हुआ क्या है, दुनिया भर पी रही है, क्या आपके मन में नहीं आया कि इसको बीमारी कैसे होगी, इसका पीना कैसे एबनॉर्मल हो गया, ये क्यों नहीं रुकता, ये सुबह क्यों शुरू हो जाता है, इसका मन पक्का क्यों नहीं होता। सो दैट मीन्स ये हमारा जानने का पूरा हक है कि abundant नॉलेज कि मेरे लव्ड वन को हुआ क्या है। व्हाई अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, व्हाई ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नॉट अ डिजीज, मतलब क्यों लेबल कर रहे हैं हमको उसको AUD में, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। दैट मीन्स ये आपका पूरा हक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करो। अब जब हमारे पास पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया के आते हैं, जब वो कहते हैं कि हमें आवाजें सुन रही होती हैं, तो कॉमन सेंस से लोग क्या कहते हैं, बाबू चले आत्मा चले गई, कोई प्रेत चिपक गया। यही है, दिस इज बिकॉज ये कॉमन सेंस के, कॉमन लोगों के कॉमन मिथ्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको तोड़ देती है। तो वो कहती है कि इलाज नहीं, फांडे करा लो, झाड़े करा लो, फलाने बाबे को चले जाओ। बिल्कुल आपके अगर बिलीव्स हैं तो आप करिए, बट इसको मत भूलिए कि ये बीमारी है, क्योंकि फांडे कराने से किसी की शुगर ठीक नहीं होती, फांडे कराने से किसी का बुखार ठीक नहीं होता, उसी तरह फांडे कराने से किसी का स्किज़ोफ्रेनिया या किसी की बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बीमारियों को इलाज चाहिए होता है। तो जो फैमिलीज नॉट इन रिकवरी प्रोग्राम, तो वो कॉमन सेंस पे फलाने की बात, उनको जो आके कोई सलाह देगा ना वो मान लेंगे, बट एक प्रोफेशनल की एडवाइस को वो रिजेक्ट करेंगे, डाउट में लेके जाएंगे, शायद कि प्रोफेशनल का कोई पर्सनल गेन है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि लाइक कॉमन सेंस के साथ नहीं, एक बीमारी है, हर बीमारी का एक साइंटिफिक नॉलेज होती है, क्या मैं उसको राइट सोर्स से गेन कर रहा हूँ। जो मेरा पेशेंट ये इतना एक्साइटमेंट में रहता है, शौकीपन में रहता है, चंचल है, क्या ये नॉर्मल है, क्या आप ऐसे रहते हैं, ये कब आपको पता लगेगा, उसके साइंस सिम्टम्स के बारे में कब पता लगेगा, जब आप बीमारी के बारे में नॉलेज सीख करेंगे। और अब जब जब जैसे मैम ने बोला कि हम फांडे करा लेते हैं, हम फलानी जगह चले जाएंगे, ये हो जाएगा। सो विद कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने रिलीजियस बिलीव्स को मत लेके आइए या वैल्यूज को मत लेके आइए, बट द थिंग इज कि जब बीमारी की बात आती है तो बीमारी के लिए ट्रीटमेंट है, ठीक है। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि ट्रीटमेंट में फैमिलीज आके भी अगर उसका कभी दोबारा रिलैप्स या स्लिप हो जाता है पेशेंट का, वो दोबारा अपने उन्हीं कॉमन सेंस वाले तरीकों पे चली जाती हैं कि नहीं मैम मैं फलाने ना उत्थे हुण दर्शन कराने हैं। हम कहते हैं कि वो भी आप कराइए पर ट्रीटमेंट ना छोड़िए। हम आपकी वो डेस्परेशन समझ रहे हैं कि आप अपने लव्ड वन से इतना प्यार करते हैं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं उनको ठीक कराने के लिए। बट यहाँ पे हम क्या भूल जाते हैं कि एक बीमारी के लिए अस्पताल बीमारियों के लिए ही बने हैं। सो अगर आपका लव्ड वन बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं बीच में जाना चाहिए। हमारा फेथ कहीं ना कहीं डगमगा जाता है जब स्मूथ रिकवरी चलते चलते कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम देखते हैं कि वो दोबारा से फैमिलीज अपना वही कॉमन सेंस यूज करने शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि अपनी कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाना शुरू कर देती हैं, प्रोवोक करना शुरू कर देती हैं, थ्रेट करना शुरू कर देती हैं, या अपने सुपरस्टिशियस ये सारे फॉलो करना शुरू कर देती हैं। सो ये चीज़ें वो प्रोग्राम में रह के फॉलो नहीं कर पाते। दोबारा से हम अपनी कॉमन सेंस से सोचते हैं कि नहीं अब ये तो फेल हो गया है ना, ये तो सस्टेन नहीं कर पाया अपनी रिकवरी, तो अब मैं बैक टू अपनी कॉमन सेंस पे ही चली जाती हूँ क्योंकि ये ट्रीटमेंट ने तो कोई मेरे को सक्सेस नहीं दिखाया। सो रिकवरी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, पर रिकवरी जो है वो हम कहते हैं इज नेवर लीनियर, एक जैसी नहीं चलती, कभी अप कभी डाउन है। रिकवरी हमारे अंदर रहनी है कि मेरी रिकवरी ठीक चल रही है कि नहीं, कि सर्कमस्टांसिस जो मर्जी आए, क्या मैं अपनी रिकवरी को मेंटेन कर पा रही हूँ एज अ फैमिली मेंबर कि नहीं कर पा रही। सो बीमारी के बारे में जानिए, बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स जानिए, बीमारी कब कब हावी हो सकती है, जैसे कि मैम ने बोला कि वेदर चेंज होता है या कोई ट्रिगर आते हैं या फैमिली में कोई स्ट्रेस है। सो ऐसी सिचुएशंस हैं, ये वो वाली सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि हमारा लव्ड वन डगमगा सकता है।
ठीक है ना? सो अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी लेके आओ कि मैंने जानना है कि मैम अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अगर ऐसा हो गया तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को कैसे बिहेव करना चाहिए? सो जो फैमिलीज़ इन रिकवरी हैं, वो हमेशा कहेंगी मैम मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि रिकवरी में अप एंड डाउन आना है, मेरे लव्ड वन का मूड खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, वो एक ही बात पे गुस्सा भी कर सकता है, एक ही बात को कभी वो हल्के में भी ले सकता है, तो मैम मेरे को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? सो उनके जो सवाल होंगे ना, वो हमेशा यही होंगे कि हाँ भी फैमिली मेंबर्स आइडेंटिफाई देयर maladaptive behaviors, character defects, and we will see them working on themselves always. और अगर कोई रिकवरी प्रोग्राम में नहीं है, वो अपने लव्ड वन को प्रोवोक करेगा, क्रिटिकल रिमार्क्स देगा, गुस्सा करेगा, ताने देगा, या उसको इनेबल करेगा, उसकी हर एक डिमांड को फुलफिल करेगा, जायज नाजायज। और ज्यादातर इनेबलिंग में नाजायज डिमांड्स होती हैं, उसकी नाजायज मतलब विशेष होती हैं, जो हमें लगता होता है कि ये एप्पल 15 ले देंगे तो शायद छोड़ देगा, चाहे हम इसको ये नई गाड़ी ले देंगे तब ये नशा छोड़ देगा, तो हमारे किसी कहीं ना कहीं इनेबलिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, मैं प्रोवोक कर रही हूँ, कहीं इनेबल कर रही हूँ, कि 24 घंटे पुलिसिंग पे लग गई हूँ, अब मुझे और कोई काम नहीं लग गया सिर्फ कंट्रोल करने का और पुलिसिंग करने का, मैं तो बस क्या नया नया रोल क्या मिल गया मुझे, स्पाई करने का, मैं खुफिया पुलिस वाली हूँ जो अपने लव्ड वन का पूरा 24 घंटे नजर बना के रखूंगी। ये नहीं है, रिकवरी इज नॉट दैट। रिकवरी में तो आप अपने बिहेवियर्स को देखते हो कि वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स थे जिनके कारण बीमारी बढ़ी अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम सब फैमिली में हैं, हमने कभी भी जानबूझ के अपने लव्ड वन को बीमारी में नहीं धकेला होता, बट अनकॉन्शियसली हमसे कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं जिनसे उनकी बीमारी बढ़ती है। तो आज टाइम है कि मैं वहां पे बैठ के उन चीजों को रेट्रोस्पेक्टिवली सोचूं कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने उसकी बात हर बार मानी, हर बात उसको ना किया, मेरे शायद उस बिहेवियर ने, मैं ओवर क्रिटिकल रही कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव रही, क्या मैंने बीच का रास्ता ढूंढा। सो यहाँ पे हम अपने बिहेवियर्स पे काम करते हैं रादर देन कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने की तरफ बढ़े, आपके कारण, तुम्हारे कारण, इसके कारण, दोस्तों के कारण, वो तो एंडलेस स्टोरी है। सो फैमिलीज इन रिकवरी वो अपने रोल को आइडेंटिफाई करती हैं, अपने बिहेवियर्स पे देखती हैं, वो अपने करेक्टर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कितनी बार डिसऑनेस्ट हुए, हम कितनी बार इररिस्पॉन्सिबल हुए, हम कितनी बार सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हुए, हमने कितनी बार प्रोकास्टिनेट, हमेशा चीजों को टाला। आपका नजर सिर्फ फोकस अपने ऊपर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप बीमारी को समझना शुरू करते हो, बीमारी के साइन सिम्टम्स, बीमारी का नेचर, बीमारी का कोर्स, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान, तो आपको उतनी मुश्किल नहीं आती, फिर आप कहते हो कि नहीं सब साथ चलेंगे। तब अगर आप उस वाली साइड पे हो, फैमिली इज नॉट इन रिएक्टिव अप्रोच में हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप पेशेंट के ऊपर पूरा का पूरा भार डाल दोगे, तुम बीमार हुए, तुमने ही ठीक होना है, तुम्हारे ही कारण ये हमारे हालात हुए हैं, तो सारा का सारा प्रेशर आप अपने लव्ड वन के ऊपर डाल देते हो। फिर अगर आप इस तरफ होते हो तो आप कहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, 20-20-20% 5 मेंबर्स हैं तो 20-20% सारे काम करेंगे तो हो गया, हमें तो वैसे भी एक और फॉर्मूला दिया है कि सिर्फ 33% काम करना है। तो हम जब आते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि 100 का 100% मेरे लव्ड वन ने ठीक होना, अपने ऊपर काम करना है। तो प्रोग्राम ने तो उसको सेग्रीगेट कर दिया कि 30% आप काम करिए, 33% वो करता है, नेक्स्ट 33% ये काउंसलर्स काम करेंगे, 99 33 33 33 एंड 1% छोड़ दो उसके ऊपर, वो दे देगा। आप करिए तो सही, अपने एक्शंस को तो लेके आइए। सो डू योर 33, लेट हिम डू 33, लेट अस डू 33 एंड गिव दैट 1% टू हायर पावर। बाबा जी, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट। सो इन 2 पॉइंट्स पे अगर हम आपसे पूछें तो आप कहाँ पे हैं बिफोर वी प्रोसीड? किस तरफ हम आते हैं? लेन ए की लेन बी? मतलब लेन ए इज एडिक्शन एंड लेन बी को आर कर देते हैं रिकवरी, वो बेटर हो जाएगा।
तो लेन ए से हम लेन आर की तरफ जा रहे हैं कि अभी भी आपको लग रहा है कि आप लेन ए अपनी वो डिजीज वाली एडिक्शन वाली लेन में ही आप चल रहे हैं? आपके कदम कहाँ पे हैं? गाड़ी मुड़ रही है वापस कि वहीं आगे जा रही है? एक इंट्रोस्पेक्शन तो हो रही होगी, इनसाइट तो चानन तो आ रहा होगा कि हम किधर हैं और किधर जाना है, किधर जाना चाहिए, है ना? सो कौन सा रास्ता, ये है कि कठिन जरूर हो सकता है, पर लंबे अगर चलना है साथ, तो कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, थर्ड पॉइंट इज, एक तरफ हमने लिखा है इंटरडिपेंडेंसी और एक तरफ हमने लिखा है कोडिपेंडेंसी। सो कोडिपेंडेंसी तो हमने बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ। सो कोडिपेंडेंसी किस फैमिली में होगी? जो कि रिकवरी प्रोग्राम में नहीं होगी। वो हमेशा अपने बिहेवियर, अपने मूड, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि मेरा लव्ड वन कैसे चल रहा है, खा रहा है, दवाई खा रहा है, फॉलोअप पे जा रहा है, नहीं जा रहा, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा कोडिपेंडेंट फैमिलीज में क्या होगा कि मेरा मूड मेरे लव्ड वन के ऊपर डिपेंड करेगा, कि मैं अगर वो ठीक से सोया, अगर उसने ठीक से खाया है तो मैं खा पाऊंगी, अगर वो ध्यान रख रहा है तो मैं अपनी बीपी और हार्ट की गोली खाऊंगी, अगर वो नहीं ठीक है तो मैंने अपना इलाज भी नहीं कराना। सो ये है फैमिली इज नॉट इन द रिकवरी। जो रिकवरी में है वो इंटरडिपेंडेंस, हम कहते हैं लेन देन चलेगा। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन, कि हाँ मेरा लव्ड वन 100% देने के काबिल तो नहीं है, मैं ये मान चुकी हूँ, स्वीकार कर चुकी हूँ, पर अगर मैं 80% कर रही हूँ तो 20% तो मेरा लव्ड वन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। सो मैं ये नहीं कह रही 50-50 इंटरडिपेंडेंस हो, बट हम फैमिलीज क्या करती हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैम ने बोला 100% मैं ही कर लूं, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लव्ड वन को दे ही नहीं पा रही हूँ। ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हम सगों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो उसके बिहाफ पे भी करना है वो हम खुद ही करी जा रहे हैं। हम एक प्लेट उसको किचन तक नहीं रखने दे रहे, हम एक बिस्तर तक उसको नहीं बनाने दे रहे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम बच्चे के साथ खेलो। यहाँ से पेशेंट्स जाते हैं इलाज करा के, तो हम राजा बाबू बना देते हैं उनको, नहीं नहीं ये तो 3 महीने उत्थे ला के आया, कोई नहीं तू पुत्रा तू सो जा, कोई गल नहीं, कोई नहीं तेनू तंग करदा, खाना खा लिया, दरवाजा बंद कर दिए, तू सो जा आराम नाल, कि पता नहीं हम क्या ही करके आए हैं। हम कहते हैं छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको घर पे दीजिए, आप उनके साथ हेल्प लीजिए कि ये बच्चे को होमवर्क करा दो, ठीक है, ये मेरे साथ किचन में काम करा दो, ये बल्ब खराब हो गया, ये प्लीज बल्ब लगा दो। ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस, कि हम उनसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ और हमें मंथली इतना पैसा कमा के दो, मेरे पास ये गहने होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये नहीं इंटरडिपेंडेंस बोल रहे हैं हम कि लेन देन इस चीज का। हम बोल रहे हैं पर लेन देन जो जिम्मेवारियों का है वो तो हम कर सकते हैं, पर फैमिलीज इतनी कोडिपेंडेंट होती हैं कि नहीं सब कुछ मैंने ही करना है, हमने उसकी भी जिम्मेदारियां सब अपने ऊपर ले लेनी है। और जब ये चीज करके मैं थक जाती हूँ तो मेरे अंदर प्रोवोकिंग आ जाती है, मेरे को गुस्सा आ जाता है। सो इंटरडिपेंडेंस हमेशा कहती है कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी सीखो। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उनको घर में इन्वॉल्व करना है, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो लेन देन है, इसको हम बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंस फैमिली में आनी शुरू हो जाती है। और इससे क्या होगा, एक विन विन एटमोसफेयर बनता है घर में, कि हाँ उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं रहे तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, उसको तो ऐसे लगेगा आई एम गुड फॉर नथिंग, लो सेल्फ एस्टीम आ जाएगी। पर अगर हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, उसकी सलाह ले रहे हैं, चलो माननी नहीं है वो अलग चीज है, बट अगर हम उसकी सलाह भी ले रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं, बातचीत में, डिस्कशन में उसका भी हम व्यू ले रहे हैं, तो उसको इम्पोर्टेंट फील होगा। हमने ये नहीं करना कि हमने सारी चीजों से उसको परे कर देना है कि बस तू नशा ही छोड़ दे, ये बहुत बड़ी बात नहीं। नशा छोड़ने के साथ साथ हमने जिंदगी भी बेहतर करनी है, और वो तभी होगी फैमिलीज में जब इंटरडिपेंडेंस आएगी। डिपेंडेंसी से, को डिपेंडेंसी से हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। हर रिलेशनशिप में इंटरडिपेंडेंस चलेगी तो दो पहिए साथ में चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, अगर एक ही पहिए के ऊपर भार डलता रहेगा तो वो पहिया खराब हो जाएगा। हमारे ना बहुत सारे जो लव्ड वंस हैं, पेशेंट्स हैं, एक तो ना
इनके अंदर बहुत ज़्यादा शेम, गिल्ट और लो सेल्फ एस्टीम होती है। उनको लगता है कि सबने हमें नकारा हुआ है, हमें पता नहीं क्या बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, सबने हमें रिजेक्ट किया हुआ है। और कई बारी क्या होता है कि पेशेंट्स का जब स्लिप एंड रिलैप्स होता है ना, तो कई बारी वो हमें आके कहते हैं, मैम सानू लगदा है ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ है कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ शामिल ही नहीं किया गया। जो मैम बताना चाह रहे हैं वो ये कि जब वो छोटे छोटे कदम उठाते हैं रिकवरी की तरफ, तो उनको हम माइन्यूटली देखें और अप्रिशिएट करें, ताकि उनके अंदर जो सेल्फ एस्टीम लो हुआ है थोड़ा बूस्टअप होए। देखो, फैसले जो बड़े फैसले हैं वो तो फैमिली नहीं करने हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमें भी लगता है अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है लव्ड वन की कोई भी फैसला करने के लिए। बट अगर हम उनको शामिल कर लें कि बेटा हमने ये चीज़ का ऐसा किया है, वी वुड लाइक कि आप अपनी इनपुट दो, आप क्या चाहते हो, आप कैसे चाहते हो, देन उसके बाद वो जो कन्वर्सेशन होती है वो विन विन में चेंज होनी चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट। ये जो इंटरडिपेंडेंस है ना, इसका मतलब है कि दोनों धिरां दी रजामंदी दे नाल कोई काम किया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट वंस दे गो फ्रॉम हियर, तो आपकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको पार्ट ऑफ फैमिली बना के और उनको थोड़ी सी हमने रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड से डील करना है और म्यूचुअली बैठ के हमने फैसला करना है। कहीं बहुत बारी क्या होता है, पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलोअप में आने के लिए मना कर देते हैं और हम क्या करते हैं, तेन जाना ही पैना, नहीं तो तेन चुका देना, फिर गड्डी बुला देनी है। ऐसा नहीं, फेयर नहीं डालना हमने उनको विन विन करना है। अच्छा चलो हम बात कर लेते हैं, अगर आपका दिल नहीं लग रहा, 7 दिन नहीं लग रहा, वहां जाके टीम से बात करते हैं, 7 के 6 कर लेंगे, चलो विन विन सिचुएशन करेंगे ताकि उनको भी अपनी रिकवरी के साथ थोड़ा सा प्यार हो सके। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फैमिली मेंबर्स जो है उनको जो स्किल सीखनी है रिकवरी में, उसमें लव, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें हैं। वी वर्क विद पेशेंट्स लाइक दिस ओनली एंड विद आवर ऑल रिस्पेक्टेड फैमिलीज। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, एक 3 साल के बच्चे को भी चाहिए। जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो 80 ईयर्स के हो गए हैं या 85 ईयर्स के हो गए हैं, जिनको याद भूलना शुरू हो गया है, उनको भी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट चाहिए। उनको भी चाहिए कि मेरे पास कोई 5 मिनट के लिए बैठ जाए, कोई मेरी बात सुन ले। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लव्ड वन हमसे प्यार से बात करे और गुस्से से बात ना करे, गुस्सा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है उसका जो बीमारी के साथ आया है, तो हमें पहले खुद को देखना है हम कितना रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आर वी एक्चुअली गिविंग दैट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू आवर लव्ड वन, के हम नफरत से डील कर रहे हैं। जब कोडिपेंडेंसी आती है ना, तो उसमें लव एंड हेट दोनों चलते हैं, प्यार भी चलता है, नफरत भी चलती है, बहुत ज्यादा। हम कभी उसको प्यार कर रहे होते हैं, कभी इनेबल कर रहे होते हैं, कभी नफरत करके हम बस बेइज्जती प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सो आपस में एक ना टर्म होती है, उसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमें देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल के, 6 साल के, 8 साल के जो भी बच्चे हैं, वो आप सब फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं। अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं या 10 फैमिली मेंबर्स हैं और आपस में ही आप तू तड़क कर रहे हो, तू करके बात कर रहे हो, बिल्कुल रिगार्ड नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट में है वो हमें लव एंड रिस्पेक्ट देंगे। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है, अगर आपने किसी चीज को डिसएग्री किया, इसका मतलब ये नहीं कि रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। देयर इज अ टर्म विच वी ऑलवेज टेल यू, डिसएग्रीइंग पोलाइटली। आराम से, प्यार से कोई डिसएग्री करते हो तो आपने उसको मना करना है, पैंदे सट गुस्से नाल नहीं मना कर देना। तो इफ यू विल स्टार्ट डूइंग दिस कि मैं बेटा आपको ये लग रहा है, पर आई थिंक हमें ट्रीटिंग टीम से बात करनी चाहिए। आज सुबह भी डॉक्टर साहब ने बोला था, हमारे एक पेशेंट हैं रिकवरी में चल रहे हैं, फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दे आस्क अस। उनका खुद का स्कूल है, लेकिन और उनकी वाइफ कोऑर्डिनेटर है उस स्कूल में, हेड है, बट वो अपने बच्चे के फैसलों के लिए हमसे बात करते हैं। ये नहीं है कि उनको पास स्किल्स नहीं है,
वो शायद इतना अच्छा डील करते हैं पूरे स्कूल को, लेकिन जब अपनी बारी आती है दे रियली आस्क अस कि मैम ये बात होगी, अभी पिछले हफ्ते शी कॉल्ड अस कि मैम ये हो गया स्कूल में इसकी टीचर के साथ, व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड आई डू इट। मैं कहा मैम आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हो, टीचर हो आप। कहते नहीं नहीं, बट फॉर माई चाइल्ड आई वॉन्ट टू टेक परमिशन फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू आस्क सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू। ये होती है फेथ। अगर हम फेथ के साथ चलेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको नॉलेज नहीं है। हमारे पास ना कई बार ये पेशेंट के दादाजी आते हैं, फादर आते हैं, वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਧੂਪ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ नहीं कीते, ਸਾਨੂੰ सब कुछ पता है। तो मैडम जी गल कर रहे हो ना, ਸਾਨੂੰ सब कुछ पता है, पता हमें होता है, लेकिन ये जो रिकवरी के लिए कुछ डिफरेंट स्किल्स होते हैं वो हमें अडाप्ट करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अडाप्ट करनी पड़ती है, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करेंगी तो चीजें बेटर हो जाएंगी। अनहेल्दी फैमिलीज उल्टा करती हैं। सो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ना तब दिखानी इजी हो जाती है जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है ना। जब डिसएग्रीमेंट की जैसे मैम बात कर रहे हैं, जब सोचो कि रिकवरी हमारा लव्ड वन बहुत अच्छी कर रहा है, तब तो उससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है। हम उसकी तारीफ करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। बट एक कोई ऐसा बिहेवियर या उसने किसी बात से आपसे डिसएग्री कर लिया, ठीक है, तो हमने क्या कहना है, तू तो रहना ही अद्दा है, हमने तू पे आ जाना, ठीक है, तू है ही ये हो जा। सो हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कंडीशनल हो जाती है कि जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारी रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम दिखा रहे हैं। बट टाइम जब कुछ भी ऐसा होता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमारी रिस्पेक्ट भी तब चली जाती है। हम उसको वही पुराने ताने, उसको लेबल लगाएंगे, तो शराबी ही रहना है, तो निकम्मा ही रहना है, हाडरामी बन गया है तू ते। सो हमारे जो वर्ड्स हैं वो इतने मीन और ऐसे लेबल हम कर देते हैं, जब हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ना, वो बिल्कुल चली जाती है, जो कि दूसरी बीमारियों में नहीं जाती है। बट इस बीमारी में क्या होता है कि डिसरिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। लोग ठीक ही कहते हैं, ठीक है ना, नशेड़ी ठीक नहीं हो सकते, तू ठीक नहीं हो सकता। सो हमारी, हम क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्ट यहाँ पे जो है, रिस्पेक्ट दिखाइए डिजीज को, कि डिजीज की जो हिदायतें हैं, डिजीज की जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, अगर वो आ गई तो उसको हमने रिस्पेक्टफुली डील करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना। कि कल को अगर पेशेंट आपका कहे मुझे क्रेविंग हो रही है, कल को अगर आपका पेशेंट कोई स्लिप हो गया उससे, या कोई बिहेवियर ऐसा वो डिपिक्ट करता है जो कि ठीक नहीं है, तो आपने उसको रिस्पेक्टफुली डील करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखानी है। सो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डिजीज ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वही फैमिलीज करेंगी जो रिकवरी प्रोग्राम में होंगी। उनकी जो है रिस्पेक्ट कंडीशनल नहीं होएगी। वो जो साइंस एंड सिम्टम्स ट्रीटिंग टीम ने बताए हैं कि मैम ऐसे हो सकता है, उसको रिस्पेक्टफुली ही डील करेंगी। पेशेंट की रिस्पेक्ट कहीं नहीं जाएगी। और हमारे यहाँ पे जो एजेंडा है वो लव एंड रिस्पेक्ट पे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं, और वही हम आपको सिखाते हैं। मैम ने ये जो बात की है ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट रहती है। जब भी किसी पेशेंट का स्लिप या रिलैप्स होता है या उसका बिहेवियर आता है, तो हम इमीडिएटली हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। हम वो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी फेयर ड्रिवन होते हैं। हमें फिर से वो एंग्जाइटी, वो फेयर आ जाता है, ले ये तो वहीं पहुंच गया, इसे तो फिर वही कर दिया, ये कैसे ठीक होएगा, ये तो होएगा ही नहीं। तब हम ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि हमारी एंग्जाइटी अपर लेवल पे है, इसलिए हम भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, और वो एंड अप होता है क्लैशेस पे। फिर हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, हम किसी डायरेक्शन में नहीं जा पाते। करना उल्टा होता है कि उसको समझ के फिर से हमें ट्रीटमेंट पे लेके आना है, फिर से उसको दोबारा से उस प्रोग्राम में लेके आना है, ताकि वो जो स्लिप हुआ है या जो बिहेवियर इश्यूज आए हैं उसको हम मैनेज कर दें। इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्रेस्ड इमोशंस। हमारी फैमिली की इमोशंस जो है ओवर एक्सप्रेस हो जाती है, क्योंकि हमारा डर इतना है कि हमसे मैनेज ही नहीं हो पाता। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और जो अनहेल्दी फैमिलीज हैं उनका प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट रहते हैं। अच्छा, अब जो अनहेल्दी फैमिली है वो क्या करेगी, मैं फस गई, मैं मारी गई, मैं लुट्टी गई, इन्ने पैसे खर्च ले, फिर भी उत्थे दे उत्थे रह गए, बनया कुछ नहीं, ऐते उत्थे ही खड़ा है, ये अज भी वही गल करता पे, फिर इन्ने महीने ट्रीटमेंट कराने का की फायदा होया। तो आपको ये बता दें, ट्रीटमेंट किसी भी स्टेज पे कराते हैं तो वो उसका फायदा होता ही होता है। ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम ट्रीटमेंट से साइड पे होते हैं,
कहीं ना कहीं पेशेंट्स अपनी मेडिसिन अपनी चॉइस से खाना चाहते हैं। अभी कल भी हमारी बहुत डिस्कशन हो रही थी कि ये वाली दवाई ये करती है, वो वाली दवाई वो करती है, इस दवाई से ये होता है, इस दवाई से रिएक्शन होता है, इस दवाई से हम स्लो हो जाते हैं। ये आप नींद की दवाई डाल दिया करो बस, एक हमें नींद की दवाई दे दो, एक हमें दर्द देना उस चीज की दवाई दे दो, एक मूड मेरा खुश रहे, मैं बस चढ़दी कला च रवां, एहो जी दवाई दे दो। मतलब ये तीन पिल्स चाहिए इनको। मैं चढ़दी कला च रवां, भज भज के काम करा, मन मेरा खुश रवे, नींद मैनू सोनी आवे ते दर्दा मैनू कोई ना हो। तो जो हमारा प्रॉब्लम है कोमॉर्बिड इलनेस, अगर मेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करनी, वो तो हो गया ठीक। अब बिल्कुल ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है। तो जब पेशेंट अपनी चॉइस ऑफ मेडिसिन लेना शुरू कर देता है, फिर काउंसलिंग में आना बंद कर देता है, फिर फैमिली को कहता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੀ नहीं लोड़ होगी। ठीक है 3 महीने 6 महीने हो गए बस बहुत है। बट ये बता दें ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप कभी भी हेल्प मांगेंगे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हेल्प आपने मांगी है। अगर हम कंफ्लिक्ट में पड़े रहेंगे, उसकी बातों में आके जब दवाइयां बंद हुई और उसकी एग्रेशन आ गई वापस और उसका बिहेवियर वापस आ गया और जो हमारी मोटिवेशन यहाँ थी वो डाउन चली गई, तो फिर हम भी उसके साथ हो लिए, फिर हमारी भी बीमारी वहीं की वहीं आ गई। कन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग कब होगा? जैसे मैम ने बोला उसका बिहेवियर आ गया, अगर हमारा भी बिहेवियर आ जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने एक तरफ लिखा हुआ है सोल्यूशन ओरिएंटेड और दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है कि वो फैमिलीज सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगी जो कि रिकवरी प्रोग्राम में होंगी। सो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे खत्म होगा? जो कि फैमिलीज प्रोग्राम में है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगी कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसको एड्रेस करेंगी एज अ टीम, हम उसको एड्रेस करके देखेंगे कि हमें अब क्या करना है आगे। पर जो फैमिलीज नॉट इन रिकवरी प्रोग्राम है, वो कन्फ्लिक्ट आने पे ना एक दूसरे को ही ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखा किया सी ना फोन नहीं देना, तू फोन दिता है इस वजह नाले प्रॉब्लम हुई है, तेनू मैं किया सी पैसे नहीं देने। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया है, ठीक है पैसे देने से आया, शायद माँ ने इधर उधर होके पैसे दे दिए, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। पर अब हमारी प्रायोरिटी जो हम कहते हैं प्रोएक्टिव फैमिली, प्रायोरिटी उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है कि आपस में एक दूसरे को ब्लेम करना है। सो वो कॉन्फ्लिक्ट जब हम ब्लेमिंग में एक दूसरे की ब्लेमिंग में आ जाएंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा? लंबा चल जाएगा। सो हम रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे उसको। सो कॉन्फ्लिक्ट हम कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जब आ गया उसको रिजॉल्व करना है और हमने इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करना है। हमने आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग या वहां पे हम स्टोन वॉलिंग नहीं करेंगे कि मैंने जो एक्सपेक्ट, मैंने तो आपको कहा था ऐसे नहीं करो, अब नहीं मैंने नहीं जाना अब डॉक्टर के पास, अब आप खुद ही लेके जाना। सो वहां क्या हो गया, हमारी टीम बिखर गई। सो कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना है और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एज अ टीम, सिनर्जी जो बोलते हैं, एज अ टीम काम करना है। ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट आया तो हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। हमने फैमिली वर्सेस द कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली वर्सेस द प्रॉब्लम। हम क्या होता है जब फैमिली आती है हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि अब नहीं मैं जा रही, मैं बहुत बड़ी गई हूँ डॉक्टर के पास, अब आप ही जाओ, आपने पैसे दिए ना आप ही जाओ। सो इकट्ठे होके हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर। एक ना इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, हम ना हमेशा आपको बताते हैं दिस डिजीज इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना फैमिलीज में, ये कहीं ना कहीं डिजीज की तरफ से आता है। हमारा जो लव्ड वन है, हमारा लव्ड वन खराब नहीं है, गलत इंसान नहीं है, उसको जो बीमारी लगी हुई है ना, वो उसको इतने आइडिएशंस देते हैं, इतना आइडिया देता है ना। हमारा लव्ड वन की बीमारी कहती है ਇਹ ਘਰ 'ਚ सुख कितना होया है, ये सारे इकट्ठे कितना रल के बैठे हुए हैं, मतलब इतना प्यार कैसे हो गया इनमें। ये तो लड़ते होते थे, ये सास और बहू लड़ती होती थी, ये आपस में बैठती नहीं थी इकट्ठी, ये मेरी मम्मी और ये इकट्ठी कैसे बैठ गई है, ये मेरी बहन की लड़ाई क्यों नहीं हो रही घर में, ये मेरे भाई की लड़ाई क्यों नहीं हो रही। तो ये जो डिजीज है ना, ये इतनी कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है कि वो कंफ्लिक्ट अराइज होएगा और फिर उलझा देगा फैमिलीज को उस कंफ्लिक्ट में और ब्लेम में फंस जाएंगे। हमने बहुत बार देखा है, अगर देखिए स्लिप होना, रिलैप्स होना इज पार्ट ऑफ डिजीज, होना ही होना है। आज नहीं होएगा साल बाद हो जाएगा, साल बाद नहीं होएगा, हमने 13 साल बाद भी होते देखे।
13 इयर्स की रिकवरी देखी है हमने, जो इतनी अच्छी चली है, इतनी सुंदर चली है, जिसमें वो पर्टिकुलर पेशेंट्स ने कितने पेशेंट्स को मदद भी की है करने के लिए। पर ये कब पावरफुल हो जाती है, कब हमें शिकंजा कस लेती है, हमें पता नहीं लगता। तो उस टाइम पे होता क्या है कि जितना हम ब्लेम करते हैं उतना डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में। घर की जो कन्फ्लिक्ट्स हैं 5 दिन 7 दिन, वो कन्फ्लिक्ट्स ही होती रहती है, फिर हार के एक बंदा कहता है चलो चलिए। हमें इनिशियली हेल्प सीख करनी है, डे 1 पे हेल्प सीख करनी है, हम लेट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी ऐसे होता है, हमें कॉल आता है, वाइफ का कॉल आता है कि मैम इनका बिहेवियर ना ठीक नहीं चल रहा और मेरे को लगता है इन्होंने कुछ ट्राई किया है, ये मैंने घर पे बात की है तो फादर इन लॉ तो मेरे बड़े मतलब गुस्से में आ गए। वो कहते की फायदा फॉलोअप पे जानना, इन्ने पैसे लगाना, मैम अब मैं हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ। उनको लेके आने में ही हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। सो वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हो गया। फिर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी फैमिलीज एक पेज पे होनी चाहिए कि आप सब जब कन्फ्लिक्ट आ गया तो सारे इकट्ठे हो जाओ कि हाँ कन्फ्लिक्ट आ गया, अब इसको रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जब हम बात एक दूसरे पे लेके आते हैं और हम इकट्ठे होके नहीं करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट चलता जाएगा, हम लेट हो जाएंगे जैसे मैम ने बोला। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। ये जो इनिशियली हमने फर्स्ट बात की थी प्रोएक्टिव बिहेवियर, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी और पहले से तैयारी रखनी। अगर आपको लगता है किसी स्टेज पे कि कोई बिहेवियर आ गया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको लगता है कि अब स्लिप के चांसेस बन रहे हैं, तो प्रोएक्टिवली हम पहले से उसकी तैयारी करेंगे। हम अपने कंसर्न थेरेपिस्ट या काउंसलर से पूछेंगे कि अब ये लग रहा है ऐसा, अब ये बिहेवियर, और मैं आपको बता दूं हमारे से पहले आपको बिहेवियर पता लगेगा, आपको इंडिकेशंस पहले पता लगेंगी। चिड़चिड़ाहट आ रही है, खाना नहीं खा रहे, अकेले अकेले बैठ रहे हैं, लो मूड है, कहीं आ जा नहीं रहे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर से। तो प्रोएक्टिवली अगर हम पहले अप्रोच कर लेंगे तो हम मेजर स्लिप या रिलैप्स से बच सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि फैमिलीज इन रिकवरी प्रोग्राम है, उस फैमिली में देयर इज ऑलवेज अ ओपननेस टू एक्सप्रेस, और जो फैमिली नॉट इन द रिकवरी प्रोग्राम है देयर इज अ फियर टू एक्सप्रेस। आप ये बताएं, आपसे सवाल है ये, आप में से कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो ओपनली अपनी सारी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ विदाउट एनी फियर? विदाउट एनी फियर। कौन कौन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है? राइट। अच्छा, जो बाकी हैं जो नहीं करते उनको क्या फियर है, प्लीज बताएंगे, हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत कम फैमिली मेंबर्स ने हैंड रेज किए हैं कि ओपनली वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना तो एड्रेस करते हैं, ना वैलिडेट करते हैं, ना किसी और को बताते हैं। क्यों नहीं बता पाते? कोई एक बताएगा क्या फेयर होता है, प्लीज। एनीबडी कि क्यों नहीं हम बता पाते थेरेपिस्ट को सब सच सच, हम क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बता पाते? रीजन? टॉक्सिक शेम वन ऑफ द रीजंस मुझे लगता है, क्योंकि इनिशियली हमारे में भी बहुत थी, जब वो गई है तो हम एक्सप्रेस करना शुरू हुए हैं, जब वो कम हुई हमारी टॉक्सिक शेम। टॉक्सिक शेम जब आती है तो क्या लगता है, कोई एक एग्जांपल बताइए, क्या लगता है, क्या हो जाएगा? वो ऐसे लगता है कि सामने वाला हमें जज कर रहा है और हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि हमें ना इतनी देर से इस बीमारी में ये बहुत आदत पड़ी होती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। ये इस बीमारी का एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है कि हम हमेशा, हमारा पेशेंट भी इसी चीज़ में रहता है और हम भी इसी चीज़ में रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। पर जब आप इस प्रोग्राम में आते हो तो फिर ग्रेजुअली आप सीखते हो कि आपने अपने पे फोकस रखना है। राइट। अच्छा, ये मैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे सुनेंगे। वी डोंट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू एनीवन, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं। अक्सर हमारी शेयरिंग नहीं होती। सिर्फ डिजीज की बात नहीं कर रहे, हम एडिक्शन की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल जनरल फीलिंग की बात कर रहे हैं। बहुत सारी माएं अपने बच्चों को एक्सप्रेस नहीं करती जो चल रहा होता है। हस्बैंड वाइफ आपस में शेयरिंग नहीं करते, क्यों? अगर किसी हस्बैंड को बिजनेस का स्ट्रेस है तो वो अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करता, एनू की पता लगना है। पहली बात, एनू की पता लगना है, एनू ते बिजनेस दी नॉलेज ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जे मैं इतना गाल करती तो मैं ते टेंशन जगाईंगा, एनू भी एडिड स्ट्रेस हो जाना है। सो हियर वी आर रॉन्ग। अपनी इमोशंस को वैलिडेट करना,
अपनी इमोशंस को एक वॉइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डर लग रहा है किसी भी चीज से, किसी भी XYZ किसी भी चीज से डर लग रहा है और हमने उसको शेयर नहीं किया, तो वो डर किसका रूप लेगा? एंजाइटी। और एंजाइटी जब बिल्कुल भी ट्रीटेबल नहीं होती उस टाइम पे, या हम उस पर वर्क नहीं करते, वो किसका रूप ले लेता है फिर? डिप्रेशन। और डिप्रेशन से आगे भी बढ़ जाता है, फिर कई बार हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम अपनी इमोशंस को बिना डरे पहले खुद वैलिडेट करें, पहले खुद उसको आइडेंटिफाई करना, अपनी इमोशंस को वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको जेलसी आ रही है किसी को देख के, आपको बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि पता नहीं अब क्या ही हो जाना है, फियर बहुत ऊपर आ गया है, तो उससे बात करनी बहुत जरूरी है। अभी कल परसों मुझे किसी एक लव्ड वन की फैमिली का फोन आया है कि मैडम, सुबह आया मुझे कि ठीक है वो, मैं क्या हाँ जी ठीक है। मैं ना हुन फोन किया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 बजे किया था। मैं डरते डरते फोन किया है कि करा कि ना करा। मैं क्या हो गया था? मैंने राती बड़ा भैड़ा सपना आया सी। वो इन्ना भैड़ा सपना आया, हुन रात तो लैके सवेर तक ना मेरी एंजाइटी इन्नी वधी हुई है, फिर हार के मैं तुहानू फोन कर ही दिता। मैं तुसीं राती कर लेना सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसीं मैनू उसी वेले दस देना सी। तो ये हमारे फेयर्स हैं। हम ये जो हमारे लव्ड वंस बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, इनको लगता है कि हमारी फैमिलीज बड़े आराम से बैठी हुई हैं घर पे और हमें यहाँ पे डाल दिया है, फेंक दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फैमिलीज दे वॉन्ट यू टू बी ओके, दे वॉन्ट आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, इसलिए आपको इधर भेजा हुआ है। और उनकी अपनी फियर और एंजाइटी चल रही होती है अंदर से, जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है, थेरेपीज करनी होती है ताकि चीजें बेटर हो जाए। सो वैलिडेट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। बिल्कुल भी फियर जो है निकाल दें और अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करें, ताकि हम आपकी भी हेल्प कर सकें और आपके लव्ड वन की भी हेल्प कर सकें। क्योंकि जब फेयर की बात आती है ना, तो हमारी जो फैमिलीज हैं जहाँ पे एडिक्शन और बीमारी आ जाती है, फेयर एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, दहशत जिसको बोल देना। और हम कहते हैं कि रिकवरी पता ही तब चलती है जब वो दहशत घर से चली जाती है। हम आपको डर लगता है जब ये घर आएंगे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं इनसे शेयर करूंगी कि हाँ आपका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा, तो पता नहीं कैसे से ही रिएक्ट करेंगे। और हमारे लव्ड वंस को ऐसे लगता है कि अब तो महीना 2 महीना मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, और अब मैंने तीसरे महीने अगर इनको बोल दिया मुझे क्रेविंग हो रही है, पता नहीं ये कैसे डील करेंगे इसके साथ। मुझे ये ना हो ताने दें, गुस्सा करें, मुझे पुरानी बातें याद कराएं। सो ये जो डर है ना, ये उतना ही इनके मन में भी है, उतना ही आपके मन में भी है। और यहाँ पे हम इनकरेज करते हैं सबसे ज्यादा शेयरिंग का, कि आप लोग शेयर कीजिए, और हम इनकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और आपकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे की जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेस करना है अपने फीलिंग्स, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को आप सुन सकें और समझ सकें। ये कैपेसिटी बढ़ रही है। क्योंकि क्या हो रहा था बीमारी में, आप सभी लोग, आप भी और आप भी, आप खुद से लड़ रहे थे, उसको डील करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप दोनों की कैपेसिटी जो है सुनने की, वो खत्म हो चुकी थी। सुनने की, समझने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब कैपेसिटी हमारी सुनने और समझने की खत्म हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक्सप्लोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने आपको कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे को नॉन जजमेंटल होके सुनने की कोशिश करें। जो आप लोगों ने शेयर करना है वो ये सुने, और जो इन्होंने शेयर करना है वो आप लोग सुने। और ये डर जो है कि हाँ दूसरा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, ये चीज हम निकाले, तब असली रिकवरी हमारे घर में आएगी। जब तक हमें डर लगता रहेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, इसका मतलब है रिकवरी घर में नहीं है। अगर हम खुद को हील नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए, एज अ फैमिली, अगर आपके अंदर शेम है, कोई गिल्ट है, कोई फियर है, कोई इरिटेशन है, कोई रिजेंटमेंट्स है, जब तक हम उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, उसको हील नहीं करेंगे, शायद हम अपने लव्ड वन का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हमारी ना ह्यूमन टेंडेंसी है बातों को याद रखना, स्पेशली वो कहते हैं ना भूली बिसरी यादें। तो यहाँ पे जो भूली बिसरी यादें होती है ना, वो कड़वी यादें होती है, वो हमें
वो वाले इंसिडेंट्स याद रहते हैं एज अ फैमिली भी, जो कि हम कभी नहीं चाहते कि वो दोबारा हैपन हो। हम कभी भी नहीं चाहते वो वाले इंसिडेंट्स रिपीट होए हमारे घर में। तो हम जब फेयर ड्रिवन होते हैं ना, तो वो जो इंसिडेंट्स पुराने हुए होते हैं वो कई बार इतने याद आते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट खराब हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, लव्ड वंस भी और हमारी फैमिली भी, कि एक्सप्रेस करेंगे अपनी अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस को वॉइस देना। वॉइस देना मतलब उसके बारे में बात करनी कि मुझे आज ऐसे फील हो रहा है। सिर्फ बात करने से हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हेल्प सीख करते हैं, फिर हम पहले आपस में बात करते हैं। अगर आपस में बात करके नहीं ठीक होता तो फिर हम थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। और ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना अपने लव्ड वन से। ये हम बहुत बार कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो फैमिली कहती है इनू बस घोड़े वर्गा चंगा करके सोना करके भेज देना, ए कोई गुस्सा ना करे, ए कोई गलत आदतां वाल ना जावे। आदत तो है ही नहीं है, ये बीमारी है। ए साडा कहना मन्ने, ਅਸੀਂ जिस तरह कहिए उस हिसाब ना चले। तो आपको ये बता दें कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जरूरी है। जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं ना, उनमें बहुत माइन्यूट चेंजेस, उनको हम ऑब्जर्व भी करें और उसको हम एप्रिशिएट भी करें। हम अक्सर ऐसे होता है कि अब हर एक पेशेंट की अपनी रिकवरी है, अपना एक प्रोसेस है, हर एक बंदे को एक टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। तो पर अक्सर हमारी फैमिलीज क्या है कि उसका कंपैरिजन शुरू हो जाता है, मैम ये तो इस पेशेंट के साथ ही आया था, वो तो अब बड़ा अच्छे से चल रहा है, ये अभी भी स्लो है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा कंपैरिजन शुरू हो गया। सो लास्ट पॉइंट जो हमारा है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टिंग बिग चेंजेस। जो पेशेंट्स की फैमिलीज रिकवरी में है, वो स्मॉल स्मॉल चेंजेस को अप्रिशिएट करेंगी, वो उसके पीछे उनका एफर्ट देखेंगी। हमारे लिए तो इतनी छोटी छोटी जो चेंजेस हैं वो बहुत बड़ी होती हैं कि अगर पेशेंट पिछले 1 महीने से नहा नहीं रहा था और वो 10 दिन से लगातार नहा रहा है, कपड़े चेंज करके इस कुर्सी पे बैठा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है सेलिब्रेट करने वाली। पर फैमिलीज क्या करती हैं, मैम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगी कि वो नहा रहा है या कपड़े चेंज कर रहा है। ये एक्सरसाइज करना शुरू हो गया, ये जिम करना शुरू हो गया, मैम उन कितना पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव रहता है सारा दिन। मतलब जो चीज इंप्रूव हुई है हमने उसको नजरअंदाज कर देना है, बिकॉज हमारी अनरियलिस्टिक हम कहते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो छोटी छोटी जब चीजें हो रही है ना, हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। पर जो फैमिलीज इन रिकवरी प्रोग्राम है, वो छोटी छोटी चीजों की ना, कि मैम पिछली बारी तो जब हम सैटरडे को मिले थे ना, तो ये गुस्से में आ रहा था, इस बारी इसने गुस्सा किया है पर 5 मिनट ही किया, फिर ठीक हो गया। सो उन फैमिलीज की बात ऐसी होगी। पर जो फैमिलीज दूसरी जो कि रिकवरी में नहीं है, वो उसको या तो कंपेयर करती रहेंगी या नुक्ताचीनी करती रहेंगी, तू ठीक नहीं बैठा, तू ऐदा बैठ, तू ये नहीं। हम माइन्यूट चेंजेस जो है ना, वो हम देख ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। तो फिर जब हम अप्रिशिएट और एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो मुझे बताओ हमारा लव्ड वन मोटिवेट होगा चेंज होने के लिए?